मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एस टी झा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो ये पार्ट जो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो रहा है, ये जीनियस बैच का पार्ट है। और ये जीनियस बैच आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। अगर इसको आप लोग छोड़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप समझ सकते हैं जिस पार्ट को मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके सारे पार्ट्सों को अभी मैं सारा क्वेश्चन सबको लिख ही रहा हूँ। और इस पार्ट के अंदर मैं खुद से काम कर रहा हूँ। खुद से काम करने का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जितने प्रकार के प्रैक्टिस सेट होंगे, जितने प्रकार के होमवर्क होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और आप लोगों को इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा चलेगा, आइडिया लगेगा जो हम लोग किस तरह के प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न यानी कि इस बैच के अंदर करेंगे और कैसे हम लोग प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए, ये पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को डिले लग रहा होगा, लेकिन ये डिले नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये पार्ट को भी मैं बहुत जल्द रोज टू रोज यानी कि आप लोगों के लिए बैक टू बैक सेशन आते रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा अभी काम में बिजी होता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को ये पार्ट नहीं मिलता होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। कहा क्या गया है, जो एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी एक फॉर्मूला पढ़े होंगे और बचपन में बहुत ही अच्छे तरीके से, जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हम लोगों का क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा और समझना होगा। जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। हमें क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। आप सभी देख सकते हैं एलसीएम हमें ये दो संख्या दिया गया है 306 और 657, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बटे एचसीएफ। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल में अगर हम लोग एचसीएफ से भाग दे देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोगों का सिंपल वे में एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, जो दिया है सबसे पहले हमको यहाँ से लिखना है, यहाँ जो दिया गया है तो ठीक है, यहाँ एचसीएफ क्या दिया गया है, जिस एचसीएफ किसका 306 और 657 का कितना दिया गया है, 9। और हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एलसीएम 306 और 657 का। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, तो नोट कर लीजिए मित्रों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका यूज आप लोग को आगे भी होगा। तो 306 गुना 657 और बट्टे में क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं एलसीएम रहा पहली संख्या का दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हम लोग का तो ये 306 ही था और दूसरी संख्या 657 ही था। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ यहाँ पे 9 दिया गया है, तो यहाँ से 9 हो जाएगा। तो अब इससे भाग लगा के हम लोग का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हम लोग का एक्जैक्टली राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए कितने मतलब में कटेगा, तो ये 9 मल्टीप्लाई काटिए, 9 तिया 27, 3 6 9 चौका 36। तो जब ये 34 से मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई होगा 657 का, तो ये कितना निकल के आता है और ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एक बार आप लोग गुना करके हमें कमेंट कीजिए, मैं तब तक हमारे जो बच्चे गण किए हुए हैं गुना उसको मैं देखता हूँ। कितना आ रहा है बच्चे लोग, 22, उसके बाद 33, उसके बाद 8, यानी कि 22,338 आ रहा है, यही है ना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऑफलाइन के छात्र छात्राओं को ये आ रहा है, तो आप लोग देखिए आप लोगों को क्या आ रहा है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, ऐसा ही आएगा और आशा करता हूँ समझ पाए होंगे जैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ये फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये हम लोग क्लास 6 में ही सीखे थे और इनका यूज अभी जाके आया है मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को आप लोगों के लिए सीख लेना आवश्यक होता है, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पहले से आप लोग एक बार नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आगे प्रश्न आप लोग को सिखा पाऊँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कहा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n, देखिए यहाँ पे टाइपिस्ट का मिस्टेक है, जो 6 पे पावर n होता है, 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, थोड़ा सा इनका कंसेप्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्न को पढ़िए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो किसी भी संख्या, यहाँ पे कहा गया संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, और n क्या है, तो प्राकृत संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी नंबर यानी कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य होने के लिए, जैसे अगर हम मान लीजिए 50 है, इसी की संख्या बात करें 50 है और इसके अंत में शून्य होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्य होने, ये शून्य तभी हो सकता है मित्रों, जब अगर हम बात करें, यह शून्य तभी हो सकता है जब इसका गुणनखंड में
या तो दो दो और पाँच हो मेरे प्यारे दोस्तों, दो और पाँच रहेगा तभी क्या हो सकता है, तो ये शून्य हो सकता है। दो भी होना जरूरी है और पाँच भी होना जरूरी है। अगर दो और पाँच नहीं रहेगा तब ये शून्य नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं 50 का जब गुणनखंड करेंगे तो दो से लगाएंगे तो 25, पाँच गुना पाँच आ जाएगा। आप सभी सकते हैं यहाँ से दो भी है और पाँच भी है मित्रों। तो यहाँ पे इसीलिए इसके इकाई स्थान पे शून्य या अंत में शून्य आया था। लेकिन जब दो या पाँच नहीं रहेगा किसी भी संख्या के अंत में, तो वहां से वह उसका जो लास्ट अंक होगा या इकाई अंक मेरे प्यारे दोस्तों वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 6 पे पावर n का अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखिए, मानते हैं, माना कि a बराबर 6 पे पावर n है, हम मान लिए। अब मित्रों जो a बराबर 6 पे पावर n है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर में n लिख सकते हैं। 2 गुना 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझिए, क्योंकि 6 को मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यह क्या होगा, 2 गुना 3 पे पावर n हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम a बराबर फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ 2 और 3 क्या है मित्रों, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है हम लोग का यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। मैं आप लोगों को एक एक लाइन बताता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा, और आशा करता हूँ ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को सीख के मजा भी आता होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 और 3 क्या है हम लोगों का, अभाज्य संख्या है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी नंबर को शून्य पे समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 होना जरूरी है। तो यहाँ पर तो 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ से एक बार गौर फरमाइए और देखिए कि यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर बात करते हैं तो 5 नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं, हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 2 तथा 5 के घात के रूप में होगा। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या लिखा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या शून्य पर या उसका इकाई अंक शून्य तभी हो सकता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में होगा। 2 और 5 की घात का रूप मतलब 2 और 5 कुछ भी हो सकता है, घात है। जैसे कि यहाँ पे लिखे 2 और 5 तो पावर क्या है, 1 है, यानी कि ये 10 के गुणनखंड हो गया। अगर 100 ले तो 100 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 मित्रों, तो यहाँ 25 के 100। तो इस प्रकार से हम लोग समझने का लिए घात की 2 और 5 की घात के रूप में हो तभी ये शून्य पर समाप्त होगा। थोड़ा सा यहाँ तक समझिए, आगे फिर बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट हैं ये आपको समझने होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n, यहाँ a का गुणनखंड, मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार देखिए, यहाँ जो अब दिया गया है a बराबर क्या, 2 पे पावर n और 3 पे पावर n दिया गया है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग भी, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना हो रहा है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से यह गुणनखंड जो है हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यह गुणनखंड और द्वितीय, यह गुणनखंड और द्वितीय है। अद्वितीय का मतलब बोलेंगे सर जी नहीं समझे क्या हुआ, अद्वितीय का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 2 और 3 छोड़ के कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी उभयनिष्ठ नहीं, इसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि a का यहाँ पे यह गुणनखंड क्या है, तो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 और 3 छोड़ के इसका कोई दूसरा गुणनखंड मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, अतः क्योंकि यहाँ
ए का 2 और 3 छोड़कर, 2 और 3 छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड गुणनखंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखे हम, जो यहाँ ए का 2 और 3 छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता, अतः ए का गुणनखंड 5 नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए का गुणनखंड 5 नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब ए का गुणनखंड 5 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो लिख सकते हैं, अतः 6 पावर n कह रहा है अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप सभी समझ गए होंगे। और ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, ये तरीका आप लोगों को एग्जैक्टली बेस्ट तरीका है। इस तरीके के अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अभी आगे चलेंगे, हम लोग आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देखिए क्या कहा गया है, पहले प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है, यहाँ से कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 10 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना कि ए बराबर, इसको मान लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 तथा बी बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अगर बात करें 30 लेते हैं और इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से लगेगा, फिर इसमें क्या से लगेगा 15, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं 30 का गुणनखंड क्या आया मित्रों, 2 गुना 3 गुना 5 आया। फिर से समझते हैं, दूसरा हम कुछ ले लेते हैं, जैसे 45 लेते हैं, तो 45 में 2 से लगेगा, 3 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा तो 5। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का संख्या निकल के आ रहा है, ये वो क्या निकल के आ रहा है मित्रों, तो ये आभाज्य संख्या है। 2 भी आभाज्य संख्या है, 3 भी आभाज्य संख्या है, 5 भी आभाज्य संख्या है। यहाँ पे 3 भी आभाज्य संख्या, 3 भी आभाज्य संख्या और 5 भी आभाज्य संख्या है। यानी किसी भी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से समझिएगा, अगर कोई किसी भी संख्या, जैसे अगर मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया जाए 3 गुना 5 गुना 7, और ये पूछा जाए ये भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या, तो हम लोग कह सकते हैं ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। कैसे होगा आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, या उसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको 15 शते 1/5, यानी कि 1/5 ये क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब ये इसमें 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है और 7 से भी भाग लग रहा है, इसलिए यह क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या वैसा होता है जो कि केवल एक और स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ए बराबर हम लोगों का क्या दिया गया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहाँ से हम लोग 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस इधर 1 बच जाएगा, क्योंकि ये 13 भी आ गया, इधर भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 से गुना करें कितना आ जाएगा, तो 13 और 11 77, 1 78। मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया। अब इस 13 और गुना 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 13 छः 78, 2 गुना 3 गुना 13, इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इस 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये आप हमको बताइए। और आप सभी देखेंगे यहाँ पे भी ये 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या, ये 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो यह मेरे प्यारे दोस्तों जो संख्या होगा हम लोग का वो क्या होगा, तो एक भाज्य संख्या होगा। वही हमें दर्शाना भी था, व्याख्या भी करना था, जो भाज्य संख्या क्यों है वो हमने बता दिया। लिख सकते हैं यहाँ पे जो ए का मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, ए का ए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
हम ऐसा लिखना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाए। ठीक है, एक बार मैं सोच लेता हूँ जो मैं क्या लिखना होगा जिससे कि आप समझ पाए। हाँ चलिए, यहाँ पे लिखते हैं ए अभाज्य गुणनखंड खंड के गुणनफल के रूप का है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं ए जो है, यहाँ से ए जो माने थे हम लोग, ए जो माने थे ए क्या है, या अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ये गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः ए भाज्य संख्या है, ए भाज्य संख्या है। मेरी प्यारे दोस्तों, जो तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है ये बेस्ट तरीका है और ऐसे तरीके से आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। इस जीनियस बैच का मतलब ही है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को जीनियस करना। तो थोड़ा सा समझिए। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट बी जो है यहाँ पे बात करते हैं बी का। तथा बी का क्या दिया हुआ है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इधर से भी 5 को हम लोग कॉमन करेंगे, इधर 7 गुना 6 बचेगा, 5 इधर ही आ गया, तो 1 तो होगा, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 जोड़ 1, क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिए। और जब आप लोग इस सारे को गुणनखंड गुना कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कितना निकल के आ रहा है बच्चे लोग, आप लोगों को, आप लोग बताइए हमको। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो 1008 निकल के आएगा। और यहाँ से 5 अगुना और 1000 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो ये लग जाएगा 2 पंचे 10, 0 का 0, 2 चौके 8, फिर 5 से 4 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 250, यानी 2 से 52 हो जाएगा। फिर किस किस से लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 4 बार 2 आएगा, ठीक है, फिर 3 भी 2 बार आएगा, ठीक है, 4 बार 2, ठीक, 4 बार 2, 3 भी 2 बार, उसके बाद क्या आ रहा है 7। चलिए 7 मेरे प्यारे दोस्तों इसे मल्टीप्लाई के रूप में देंगे, हाँ, तो दे देते हैं बाबू, ये देखिए दे दिया ना, खुश, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे जो गुणनखंड अब बात करेंगे तो यहाँ भी या बी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी भी क्या है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ बी अभाज्य, हम ऐसे लाइन खींचते हैं, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ऐसे ये लिख दीजिएगा बी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। अतः क्योंकि स्पेस है नहीं मित्रों, बी भाज्य संख्या है। आशा करता हूँ आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, भाज्य संख्या, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के पार्ट हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को ये जीनियस बैच का रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इसी के वीडियो के ऊपर, तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद।